नमस्कार, मैं रवीश कुमार। 2024 ने हिंदुस्तान के लोकतंत्र को एक तोहफा दिया है। सरकार नहीं, विपक्ष दिया है। जिस विपक्ष को पिछले 10 सालों से कुचला जा रहा था, जांच एजेंसियों के इस्तेमाल से, न्यायपालिका में बैठे कुछ लोगों के आदेशों से, मीडिया के जरिए हिंदुस्तान की जनता ने अपनी बची हुई मिट्टी से एक विपक्ष बनाकर आज संसद के भीतर खड़ा कर दिया है। इसीलिए बीजेपी से पहले विपक्ष के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू कर दी। बंगाल से ममता बनर्जी प्रेस को संबोधित कर रही थीं, तो दिल्ली में राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी प्रेस के सामने आईं। राहुल गांधी ने कहा कि देश की जनता ने बता दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब स्वीकार्य नहीं है, ये उनकी हार है। यही बात ममता बनर्जी ने भी बंगाल में कही। ममता ने कहा कि जनता ने यह साफ साफ संदेश दिया है कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी दोनों सरकार में नहीं चाहिए। ये एक संदेश विपक्ष की तरफ से दिया जा रहा है। कहाँ तो सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ करती थी। आप कल्पना कीजिए कि यही सीटों की संख्या 272 होती तो इस वक्त टेलीविज़न चैनलों पर सिर्फ और सिर्फ वही दिख रहे होते जिन्हें परमात्मा ने भेजा है, या जिन्होंने बिना परमात्मा से परमिशन लिए परमात्मा का नाम इस मृत्यु लोक में लिया है, जहां हर अहंकार को मिटना है। जो भी शरीर आया है उसे यहां से जाना है। लेकिन परमात्मा के नाम पर एक खराब तरीके से झूठ बोलकर उनका प्रतिनिधि बनने का दावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। आपको एक आंकड़ा बताता हूं। राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, ममता बनर्जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस और खड़गे साहब ने जो कहा है, हम जरूर इस वीडियो में आपको सुनाएंगे। किशोरी लाल शर्मा अमेठी से जितने वोटों से जीते हैं, नरेंद्र मोदी बनारस से उससे कम वोटों से जीते हैं। बनारस के लोगों ने नरेंद्र मोदी का मान तो रख लिया। प्रधानमंत्री को हरा देना एक बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन नरेंद्र मोदी को 1,52,000 से जो जीत मिली है, बनारस ने उनके अहंकार को कम कर दिया। बनारस की जनता की एक खूबी हुआ करती थी जो 10 साल में कहीं खो गई थी, और वो खूबी थी स्वायत्तता। वो किसी को भी वोट करती थी वहां की जनता, मगर बोलने में, सोचने में उसकी करुणा, उसकी अभिव्यक्ति, उसकी मुखरता का कोई जवाब नहीं। लेकिन 10 साल में नरेंद्र मोदी ने उस बनारस को केवल मोदी मोदी करना सिखा दिया। कार्टून के स्ट्रिप जिस तरह से होते हैं, पट्टियां होती हैं, दीवारों पर उस तरह की आकृतियां बना दी गईं, ये समझकर कि लोगों के रंगों के प्रति या आकृतियों के प्रति यही औसत समझ है कि आप खराब तरीके से भी इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड लगा दें, जनता उसी पर मोहित हो रही है। लेकिन बनारस की कुछ और ज़रूरतें थीं। बनारस ने 2019 में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के समय जो तबाही मचाई गई थी, उसे बर्दाश्त कर लिया था। लेकिन 2024 में लगता है बनारस से बर्दाश्त नहीं हुआ। अजय राय की इसमें तारीफ की जानी चाहिए। तीसरी बार यह उम्मीदवार भारत की राजनीति में अकेला ऐसा उम्मीदवार है जो तीसरी बार नरेंद्र मोदी के सामने जाता है, और इस बार उनकी जीत का जो फासला है वो 4.5 लाख से अधिक था 2019 में, उससे कम कर देता है। बहुत कम वोटों से नरेंद्र मोदी की जीत है। तो एक तरह से बनारस में नरेंद्र मोदी चुनाव हार गए हैं। अपने नेतृत्व में उन्होंने एक 400 की संख्या का अहंकारी नारा दिया था, वो संख्या भी हार गए। 300 का नारा देने लगे, वो संख्या भी हार गए। जिस कश्मीर का नाम लेकर, और मैं अक्सर कहता हूं, धारा 370 की राजनीति ने यूपी बिहार के लड़कों को 10 साल नहीं 20 साल तक के लिए बर्बाद कर दिया। किसी को धारा का ध पता नहीं, 370 का 70 पता नहीं, लेकिन गांव गांव में लोगों को इस झूठ की राजनीति ने इन लड़कों को बरगलाया, और उन्हें लग रहा था कि वे कश्मीर की कोई लड़ाई लड़ रहे हैं। जबकि उन्होंने ये बात नहीं देखी कि इसी कश्मीर में जब चुनाव हुए तो बीजेपी वहां से भाग गई। चुनाव से पहले बीजेपी कश्मीर से भाग गई।
कमजोर हो चुके और कमजोर कर दिए गए विपक्ष पर नरेंद्र मोदी हमेशा हमला बोलते रहे, क्योंकि गोदी मीडिया उनका पार्टनर था, हर हमले को जायज ठहराता था। लेकिन कश्मीर से जब बीजेपी भाग गई, तभी मुझे लगा कि इस नेता ने जो मजबूत होने की भाव भंगिमा बनाई है, उसमें बहुत खोट है, उसके भीतर बहुत कमजोरियां हैं। जब सीटों की संख्या कम हो गई तो सबसे पहले उन्हें मीडिया के सामने आना चाहिए था, लेकिन मैं जानता था कि वो नहीं आएंगे। अगर वो 300 सीटें उन्हें आई होती, अगर 400 सीटें आई होती, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे तो फिर भी आते, हारने के बाद भी आते, सत्ता से कोसों दूर पीछे रह जाने के बाद भी आते, लेकिन नरेंद्र मोदी नहीं आते और नरेंद्र मोदी नहीं आए। यही आज के जनादेश का तोहफा है भारत के लोकतंत्र को कि विपक्ष दिया है, और इसीलिए विपक्ष की प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले हुई है। राहुल गांधी ने रायबरेली में या वायनाड में जाकर देखिए कितने वोटों से जीत हासिल की, वो अंतर तो अब नरेंद्र मोदी के पास भी नहीं है। शिवराज सिंह चौहान से कुर्सी छीन ली गई। शिवराज सिंह चौहान नरेंद्र मोदी से कई गुना वोटों से जीते हैं। हालांकि शिवराज सिंह चौहान भी योगी आदित्यनाथ की नकल में खराब नेता बनते जा रहे थे। उन्हें लग रहा था कि सत्ता में रहने की कुंजी जो है वो बुलडोजर में है, गरीब लोगों का घर गिरा देने में है, झूठे मुकदमों में फंसा देने में है। तो शिवराज सिंह चौहान को उसकी सजा मिली, नियति ने सजा दी, लेकिन वो अपनी कोशिश करते रहे तो विदिशा से इतने वोटों से जीत कर आए हैं। नरेंद्र मोदी सोचते होंगे 10 लाख वोटों से योगी आदित्यनाथ ने कहा था मोदी को जिताएंगे। इन शब्दों के साथ साथ मैं अब आपको राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा सुनाना चाहता हूं। ये चुनाव इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी सिर्फ एक राजनीतिक दल के खिलाफ नहीं लड़ी थी। ये चुनाव हम बीजेपी, एक राजनीतिक दल, हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस, हिंदुस्तान का जो पूरा गवर्नेंस का स्ट्रक्चर है, इंटेलिजेंस एजेंसीज, सीबीआई, ईडी, ये सब, आधी जुडिशरी, इन सब के खिलाफ हम लड़े थे, क्योंकि इन सब संस्थाओं को, इन सब इंस्टीट्यूशंस को नरेंद्र मोदी जी ने और अमित शाह जी ने कैप्चर करा, धमकाया, डराया। प्रेस की तो मैं बात करता रहता हूं, आपको मतलब काफी बार कहा है कि आपका भी रोल रहना चाहिए, और उस रोल को काफी लोगों ने किया, काफी लोगों ने खुल के किया, काफी लोगों ने छुप के किया, और आपके इमोशंस कहां थे हमें मालूम है। लड़ाई संविधान को बचाने की थी, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की थी। और मैं आपको सच बताऊं तो मेरे माइंड में था पहले से, जब इन्होंने हमारा बैंक अकाउंट कैंसिल किया, जब चीफ मिनिस्टर्स को जेल में डाला, पार्टियां तोड़ी, मेरे माइंड में था कि हिंदुस्तान की जनता अपने संविधान के लिए एक साथ खड़ी होकर लड़ जाएगी, और यह सच साबित हुआ। मुझ में भरोसा था, और मैं हिंदुस्तान की जनता से, इंडिया गठबंधन के पार्टनर्स से, कांग्रेस पार्टी के हमारे सब नेताओं और बब्बर शेर कार्यकर्ताओं से दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। आपने संविधान को बचाने का पहला और सबसे बड़ा कदम ले लिया है। कांग्रेस पार्टी ने इस चुनाव में, कांग्रेस पार्टी के सब नेताओं ने 2-3 चीजें की। सबसे पहले हमने इंडिया गठबंधन के पार्टनर्स की रिस्पेक्ट की, उनकी जो विशेष थी उनको हमने साथ लिया, और आपने देखा होगा
कि जहां भी गठबंधन लड़ा हम एक होके लड़े। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी ने क्लैरिटी से हिंदुस्तान को एक नया विजन दे दिया है, प्रो पुअर विजन, प्रो प्रोडक्शन विजन हिंदुस्तान को इंडिया गठबंधन ने साफ दे दिया है। यह जो हमारा परफॉर्मेंस हुआ है, इंडिया गठबंधन का परफॉर्मेंस हुआ है, इसके पीछे कॉन्स्टिट्यूशन, जो रिजर्वेशन पर बीजेपी ने आक्रमण किया, गरीबी, अदानी जी के आपने स्टॉक्स तो देखे होंगे, देखे हैं वो स्टॉक्स उनके, तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। जनता अदानी जी को मोदी जी से डायरेक्टली कोरिलेट कर रही है। मोदी जी की हार होती है, स्टॉक मार्केट कहता है भैया मोदी जी गए तो अदानी जी गए, मतलब डायरेक्ट रिलेशनशिप है, करप्शन की रिलेशनशिप है। और देश ने नरेंद्र मोदी जी को साफ कह दिया है कि हम आपको नहीं चाहते हैं। एंड दिस इज द मेन थिंग दैट दिस इलेक्शन हैज सेड। द कंट्री हैज unanimously and clearly stated, we do not want Mr. Narendra Modi and Mr. Amit Shah to be involved in the running of this country. We do not like the way they have run this country. We do not appreciate the way they have attacked the constitution. We do not appreciate the way they have run this country for the last 10 years. So that is a huge message to Mr. Narendra Modi. I'd like to thank everybody who has participated in this election. I am extremely proud of the people of India. I am extremely proud of the people who have resisted this onslaught on the constitution. और अंत में मैं आपको कह दूं कि इसको बचाने का काम हिंदुस्तान के सबसे गरीब लोगों ने किया है, सबसे गरीब लोगों ने किया है, मजदूरों ने किया है, किसानों ने किया है, दलितों ने किया है, आदिवासियों ने किया है, पिछड़ों ने किया है। इन लोगों ने इस कॉन्स्टिट्यूशन को बचाया है। इस कॉन्स्टिट्यूशन, ये कॉन्स्टिट्यूशन देश की आवाज है। बहुत सारे लोग ने इसको नहीं बचाया, चुप रह गए थे, मगर हिंदुस्तान के सबसे गरीब लोग, सबसे कमजोर लोग खड़े हो गए और उन्होंने इस कॉन्स्टिट्यूशन को बचाया। मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूं, उनसे कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी आपके साथ खड़ी है। जो हमने आपको वायदे किए थे, हम वो वायदे आपके लिए पूरे करेंगे। जाति जनगणना, महालक्ष्मी, ये हमारे वायदे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी और अदानी के स्टॉक में कोई संबंध है। जनता भी जानती है, जैसे जैसे नरेंद्र मोदी हारने लगे, अदानी के स्टॉक्स गिरने लगे। दोनों भ्रष्टाचार के पार्टनर हैं, राहुल गांधी ने कहा। पर राहुल गांधी ने एक और बात जो कहनी चाहिए थी वो उन्होंने नहीं कही। बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह दोनों ऑन रिकॉर्ड ये कह चुके थे कि 4 जून को शेयर बाजार में उछाल आएगा। इस उछाल की उम्मीद में कितने लोगों ने पैसे लगाए होंगे, कितने आम लोगों ने नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर भरोसा कर शेयर बाजार में पैसे लगाए होंगे और वो आज डूब गया होगा। तो इन दोनों पर भरोसा कर जिस किसी ने भी पैसा लगाया है, आज उसके पैसे डूब गए होंगे। उसी तरह से इन दोनों पर भरोसा कर जिस किसी ने भी 10 साल भरोसा किया, उसने खुद अपनी आंखों से देखा कि देश का क्या हाल बना दिया गया। 30 लाख करोड़ आज शेयर बाजार में लोगों ने गंवाए हैं। ये मीडिया की रिपोर्ट है, आंकड़े बदलते रहते हैं। 30 लाख करोड़। अब आप सोचिए कि देश को इन दोनों महानुभावों ने, इनमें से एक परमात्मा के भेजे हुए हैं, एक का पता नहीं। एक ही ने दावा किया है कि परमात्मा ने उन्हें भेजा है, और परमात्मा का भेजा हुआ आदमी शेयर बाजार में पैसे लगाने के लिए कह रहा है। परमात्मा ने भी कभी नहीं सोचा होगा। शेयर बाजार में पैसा आपसे लगवा रहे थे, तो आप में से किन किन लोगों ने, मुझे बताइएगा कमेंट में इस वीडियो के, शेयर बाजार में परमात्मा के भेजे हुए इस व्यक्ति के कहने पर पैसे लगाए और आज आपका पैसा डूब गया। क्या आप रकीबुल हुसैन को जानते हैं?
नहीं जानते हैं। मीडिया 10 साल से इस देश में सिर्फ एक ही आदमी को नेता बना रहा है। आप अवधेश प्रसाद को जानते हैं, जिन्होंने फैजाबाद में बीजेपी के उम्मीदवार को हरा दिया। आप किशोरी लाल शर्मा को नहीं जानते हैं, जिन्होंने नरेंद्र मोदी से ज्यादा वोट से विजय हासिल की है। आप रकीबुल हुसैन को नहीं जानते हैं, जिन्होंने 9,20,000 वोट से बदरुद्दीन अजमल को हराया है। रकीबुल हुसैन कांग्रेस के उम्मीदवार हैं असम के धुबरी से। उन्हें 13,46,000 वोट मिले हैं। अब आप सोचिए, आप रकीबुल हुसैन के बारे में नहीं जानते हैं और आपको दिन रात जिस नरेंद्र मोदी के बारे में बताया गया, बनारस से 1,52,000। कमाल है। यह रिपोर्ट कार्ड देखकर खुद ही उन्हें इस्तीफा देकर और अब सच्चे मन से कन्याकुमारी जाना चाहिए। उस दिन तो नाटक के लिए गए कि वोट मिल जाएगा साधु सन्यासी की भाव भंगिमा में देखने के लिए। आप सत्यजीत रे की महापुरुष देखिएगा, फिल्म है, आपको यह कहानी समझ में आ जाएगी। भारतीय राजनीति में, धर्म में यह कहानी तो बहुत दोहराई जाती है आम जनता को ठगने के लिए। भारत की राजनीति में भी इस कहानी को छोटे स्तर पर कई बार दोहराने की कोशिश हुई है। कई ऐसे बाबा, साधु, सन्यासी आए जो संत होने के नाम पर सांसद बन गए और ठग के दुनिया को चले गए। लेकिन बड़े स्तर पर प्रधानमंत्री के द्वारा बाबा बनकर लोगों को ठगने की कोशिश कभी नहीं हुई। और अब आगे आपको मल्लिकार्जुन खड़गे की प्रेस कॉन्फ्रेंस का छोटा सा हिस्सा सुनाता हूं। ये जो रिजल्ट है जनता की रिजल्ट है और ये जनता की जीत है और लोकतंत्र की जीत है। हम पहले से यही कह रहे थे कि ये लड़ाई हमारी मोदी वर्सेस जनता है, लोग हैं। तो 18वीं लोकसभा के चुनाव में हम विनम्रता से जनमत को स्वीकार करते हैं। इस बार जनता ने किसी एक दल को पूर्ण बहुमत नहीं दिया, खासकर सत्ताधारी दल भाजपा ने एक व्यक्ति, एक चेहरे के नाम पर वोट मांगा। अब ये स्पष्ट हो गया है कि ये मैंडेट मोदी जी के खिलाफ गया है। ये उनकी राजनीतिक और नैतिक हार है। जो व्यक्ति बार बार अपने नाम से ही हर जगह वोट मांगते थे, उनकी ये बहुत बड़ी हार है और नैतिक दृष्टि से ये तो उनको बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। आप जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी और हमारे इंडिया गठबंधन से बहुत प्रतिकूल माहौल में चुनाव लड़ा। सरकारी मशीनरी ने कदम कदम पर अवरोध डाला। बैंक खाते सीज करने से लेकर तमाम नेताओं के खिलाफ अभियान चलाया। फिर भी शुरू से आखिर तक कांग्रेस पार्टी का कैंपेन सकारात्मक था, पॉजिटिव था। हमने महंगाई, बेरोजगारी, किसानों और मजदूरों की बदहाली और संविधान संस्थाओं का दुरुपयोग जैसे विषयों को केंद्रीय मुद्दा बनाकर हम जनता के सामने गए थे। इन मुद्दों पर बड़ी संख्या में लोग हमसे जुड़े, हमारा समर्थन किया। प्रधानमंत्री ने जिस तरह का कैंपेन किया वो इतिहास में लंबे समय तक याद रखा जाएगा। कांग्रेस के घोषणा पत्र के बारे में मोदी जी ने जो झूठ फैलाया, जनता ने उसे समझ लिया। मैं इस मौके पर कहना चाहूँगा कि श्री राहुल गांधी जी की दोनों यात्राएं, भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान लाखों करोड़ों लोगों को मिलना, लोगों की समस्याओं को सुनना और आगे चलकर उन समस्याओं का हल ढूंढना हमारे कैंपेन का आधार बना।
हमने इसी को 5 न्याय और 25 गारंटी का नाम दिया और इसी के आधार पर हमने गारंटी कार्ड बनाया। हमारे कार्यकर्ता उसे लेकर घर घर पहुंचे। दिल्ली में एक विशेषज्ञ लाए गए, प्रदीप गुप्ता। 4 दिनों से ऐसा लग रहा था कि भारत भूमि में, जम्बू द्वीप में, आर्यावर्त में प्रदीप गुप्ता से महान कोई नहीं है। ये गेस वर्क करते हैं, अंदाजी टक्कर। जब इनका अंदाजी टक्कर सही हो जाता है, स्टूडियो में नाचते हैं। जब गलत हो जाता है, ये रोते हैं। और आज इस तरह से रो रहे थे कि यह हम भूल गए कि रोने की कॉपीराइट तो इस चुनाव में केवल नरेंद्र मोदी के पास थी। 80 इंटरव्यू कोई देता है, इंटरव्यू में कोई रोता है बिना सवाल पूछे। जबकि किसी इंटरव्यू में करण थापर नहीं थे, फिर भी रो रहे थे। किसी इंटरव्यू में मैं नहीं था, फिर भी रो रहे थे। किसी इंटरव्यू में जो भी पत्रकार थे, किसी ने ढंग के सवाल नहीं पूछे, फिर भी रो रहे थे। रोने का काम इस चुनाव में कर रहे थे, जबकि उन्हें बताना था, उनका काम बताना था। इसलिए यह जनादेश जो है, इसे समझने की जरूरत है कि जनता ने एक मजबूत विपक्ष बनाया, उसे अहंकारी भी नहीं होने दिया, और जो सत्ता पक्ष अहंकारी होता जा रहा था, उसे विनम्रता के दायरे में ले आया। 80 इंटरव्यू, अग्निवीर का कोई सवाल नहीं, इलेक्टोरल बॉन्ड पे कोई काउंटर सवाल नहीं, ढंग से कोई सवाल नहीं। 80 इंटरव्यू दे रहे हैं, जिससे एक हेडलाइन नहीं निकल रही है। और इंटरव्यू को बड़ा छापने के लिए 9 फोटो छापे जा रहे हैं। क्या आपको लग रहा था कि देश की जनता ने समझना हमेशा के लिए बंद कर दिया है? वो कभी संडे को, वीकेंड पे 3 से 4 के बीच भी नहीं सोचेगी, मॉर्निंग टाइम में भी नहीं सोचेगी। 24 घंटे के लिए, साल भर के लिए सोचना बंद कर दिया है। 80 इंटरव्यू दे रहे थे। इन सारे 80 इंटरव्यू को ले जाकर किसी को, प्रधानमंत्री को पढ़ाना चाहिए और पूछना चाहिए कि आपने ही कहा है, या फिर जिसने लिख कर दिया है उसका नाम छाप दिया जाए, अब जो पहले नहीं किया जा सका था। इस तरह से इंटरव्यू देंगे तो सवाल उठेंगे कि ये कौन इतना बोल रहा है, आप बोल रहे हैं या कोई और बोल रहा है, तो सवाल उठेगा ही। ममता बनर्जी ने इसीलिए कहा है कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी दोनों को इस्तीफा देना चाहिए। आज ममता बनर्जी हिंदी में भी बोल रही थी ताकि उनकी बात दिल्ली, बंगाल से बाहर दिल्ली तक भी पहुंचे। एग्जिट पोल ने, प्रदीप गुप्ता के एग्जिट पोल ने और दूसरों के एग्जिट पोल में भी, हम नहीं जानते किसके एग्जिट पोल ने कितना नंबर दिया, लेकिन बंगाल से किस तरह से टीएमसी को फिर से यह खेल हुआ। विधानसभा चुनाव में भी टीएमसी को हरवाया जा रहा था और बीजेपी को जितवाया जा रहा था। लोकसभा में भी वही खेल हुआ। और नतीजा क्या हुआ कि आज ममता बनर्जी नरेंद्र मोदी से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, नरेंद्र मोदी का पता नहीं था। अब देखिए, जो अयोध्या लेके ऐसा कांड किया है, अयोध्या में हारा है। मोदी जी का सीट में क्या है, पोस्टल बैलेट में भी हारा था। मैंने जो सुना, पहले तो 5 लाख वोट में जीता था, अभी क्या हुआ? इतना अहंबाद किसी के लिए ठीक नहीं है, हमारा लिए भी ठीक नहीं है। हम तो आज इतना आशीर्वाद जनता को मिला है कि हमारा सिर हम नीचू करने चाहते हैं। हम जनता को कहने चाहती हूँ रविंद्रनाथ टैगोर का भाषा में कि हमार माथा নত করে দাও হে তোমার চরণ দুলার তলে, সকল অহংকার হে আমার ডুবাও চোখের জলে। আমাদের কোনো কৃতিত্ব নেই, সবটাই মানুষের কৃতিত্ব। আমি মানুষের চোখের ভাষা বুঝি। 2.5 মাস 3 মাস ধরে কোনো ইলেকশন চলতে পারে না। যদি 3 মাস ধরে ইলেকশন চলে, বছরে একবার পঞ্চায়েত, একবার মিউনিসিপ্যালিটি, একবার লোকসভা, একবার विधानसभा, একবার बाई इलेक्शन, तो डेवलपमेंट का काम नहीं होता है। तो इसी के लिए जो कानून मोदी जी ने किया है, 147 एमपी को एक्सपेल करके, वो कानून अभी कामयाब नहीं होगा। इसी के लिए कि 2/3 मेजोरिटी तो नहीं मिला। 2/3 मेजोरिटी नहीं होने से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं होता। आप लोगों को पता है ना? पता है तो न पता नहीं है। जो हारा है उसको लिए हमारा कोई दुख नहीं है। हमारा पार्टी को अगर जो हारा भी है उसको हारा गया है रुपया देके,
मैं तब भी उसको कंग्रेचुलेट करने चाहूंगी कि वो लोग हिम्मत से लड़ा। जो जगह में हम जीता उसमें हम जनता को कहेंगे दे आर द मैन ऑफ द मैच। हम आज का चुनाव में इलेक्शन कमीशन को जो रोल है, हम कहने चाहूंगी कि ये बीजेपी का कमीशन का तरह काम किया। दे आर जस्ट लाइक हिज मास्टर वॉइस ऑफ बीजेपी। जो कंप्लेन किया वो कम किया। हम रिकाउंटिंग चाहते हैं तो नहीं देता है। बीजेपी को क्यों दिया रिपोल, हमको क्यों नहीं देते हैं? इसका मतलब यही होता है वो चालाकी से मोदी का सीट और 10 बड़ा बढ़ाने चाहते हैं। लेकिन प्लीज याद रखिए, जो सच होता है वो सच आता है। मोदी जी बहुत सारे पार्टी को तोड़ा है, अभी जनता ने उसको तोड़ दिया, उसको मोरल तोड़ दिया है। इसी के लिए मैं तो चाहूंगी किसी का ऊपर डिपेंडेंट नहीं होके आपको पहले रिजिग्नेशन करना चाहिए। इसी के लिए प्राइम मिनिस्टर का बाद नतून प्राइम मिनिस्टर होने से रिजाइन करना है। ये तो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिट्यूशन का सिस्टम है। चीफ मिनिस्टर को भी करना पड़ता है नया गवर्नमेंट के लिए। लेकिन हम चाहते हैं मोरल ग्राउंड से मोदी जी रिजाइन करें। 2024 4 जून ये हमारा 8वां वीडियो है। इस वीडियो में हमने विपक्ष के 3 नेताओं के प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर किए। मैं जानता था कि इस चुनाव में विपक्ष को गोदी मीडिया नहीं दिखाएगा, लेकिन आज जनता ने इस तरह का जनादेश दिया है कि विपक्ष को भी दिखाना पड़ रहा है। उसकी बात भी स्टूडियो में बराबर से पहुंच रही है। यही तो संतुलित जनादेश है। कुछ आपकी बात भी पहुंचे, कुछ हमारी बात भी पहुंचे। हमारी बात ना पहुंचे, किसी सेठ को भेजकर चैनल खरीदवा लेते हो। नमस्कार।